everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. I hope you all like my last video is on power sharing, and today we started a new chapter of class 10, Federalism. What do you know about Federalism? कई बच्चों को पता भी होगा कि फेडरलिज्म किसको बोलते हैं और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा. आइए जानते हैं फेडरलिज्म बोलते किसको है. सेम टेरिटरी कंट्रोल्ड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर एक टेरिटरी कंट्रोल टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स टू लेवल अगर कोई गवर्नमेंट संभालती है तो उसे फेडरलिज्म बोलते हैं. क्यों ये एक टेरिटरी दो लेवल्स क्यों गवर्नमेंट का बनाएगी? वो तो एक भी बना सकती है ना, वो एक से ही कंट्रोल कर सकती है. बट हम लोगों ने पावर शेयरिंग में पढ़ा कि पावर शेयरिंग करने से लेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिससे कम लड़ाइयाँ होती है, जिससे सब मिलजुल के एक साथ एक ही कंट्री में रह सकते हैं. इसलिए वी हैव टू शेयर द पावर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. बट इन 1992 decentralization was established in India. The third level of government in the form of Panchayati Raj. ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा. अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन फेडरलिज्म और व्हाट इज फेडरलिज्म अकॉर्डिंग टू योर प्रीफरेंस. देन आप क्या लिखोगे? सेम टेरिटरी कंट्रोल टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो वो 2 या फिर 3 मार्क्स के तो आएंगे ही, और अगर आप एक तो छोटा सा डेफिनेशन लिखने वाले हो तो आपको मार्क्स तो नहीं मिलने वाले. अगर एक सूटेबल डेफिनेशन आप फेडरलिज्म का लिखना चाहोगे तो वो ये होगा: फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority and a various constituent units of the country. आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है. डेफिनेशन तो हमने लिख दिया कि हाँ भाई, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. अब इसका मतलब तो जान लें या फिर रट्टा मार के जाना एग्जाम में. देखिए, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट पावर डिवाइड करती है सेंट्रल अथॉरिटी के में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. जैसे कि हो गया सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी. मैंने आपको अभी बताया थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज पंचायती राज. तो सब में पावर तो देना ही पड़ेगा ना भाई. आप एक के हाथ में तो पावर रख नहीं सकते हो. सो दिस इज द सुटेबल डेफिनेशन फॉर योर एग्जाम. अब both levels of government enjoys their power. both levels of government. अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं. सेंट्रल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी है, दोनों के पास अपना अपना पावर है. ये इसके पावर पे दखल अंदाजी नहीं कर सकता है सेंट्रल के पावर पे, और सेंट्रल स्टेट के पावर पे दखल अंदाजी नहीं कर सकता है. दे आर इंडिपेंडेंट. स्टेट सेंट्रल पे डिपेंड नहीं है, सेंट्रल स्टेट पे डिपेंड नहीं है. सो दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग मेनली इसमें पढ़ना क्या क्या है ये चैप्टर में. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज आवर लास्ट टॉपिक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मीन्स फेडरलिज्म किस सिद्धांत पे चलता है, इसमें क्या क्या होता है और ये क्या क्या फॉलो करता है. फर्स्ट है आपका 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. आइए हम लोग एक एक करके पांचों को समझते हैं. हम लोग का फर्स्ट है, मैं तो भूल गई, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब 2 और मोर लेवल कैसे है देखते हैं. ये हो गया सेंट्रल, ये हो गया स्टेट, और उससे भी नीचे आपका क्या हो गया,
थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पंचायती राज। टू और मोर लेवल्स हो गया ना। फर्स्ट है सेंट्रल, इसका अपना पावर है, स्टेट के पास अपना पावर है, और पंचायती राज, पंचायत के पास अपना अपना पावर है। ये इसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ये इसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और ये इसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। सबके पास अपना अपना पावर है कोई भी मैटर को सॉल्व करने के लिए। तो हो गया ना टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आइए सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड है आपका की फीचर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट तो हो गया, सेंट्रल, स्टेट और अब पंचायती राज को हम लोग PR लिख सकते हैं। पंचायती राज आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो गया झगड़ा, रहते भी हैं वैसे ही, हो गया झगड़ा। अब सेंट्रल बोलेगा मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम कम पावरफुल हो, तो मैं जीता तुम हारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सबका पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर किसी के बीच में भी झगड़ा, अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में झगड़ा हो तो उसको जुडिशरी हैंडल करेगी। ये दोनों अपने में कैसे सुलह कर सकते हैं? ये बोलेगा मैं ज़्यादा पावरफुल नहीं, ये बोलेगा मेरे पास भी तो पावर है, मैं कम पावरफुल थोड़ी हूँ। इसलिए सबके पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। फेडरलिज्म प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सबके पास किस किस चीज़ के लिए पावर है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ respective levels of tiers of government are specified in constitution। सबका पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तब किसी के बीच में झगड़ा होगा तो उन लोग को आपस में झगड़ा करने के बजाय कहाँ जाना चाहिए? जुडिशरी के पास, कि हम लोग का इस मैटर पे झगड़ा हो रहा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख के बताइए कि हाँ किसके पास कौन जीता और कौन हारा, कौन सही और कौन गलत। ये हो गया। और थर्ड हो गया आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स क्या होता है? मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने बहुत बार बोला था, सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो उसको जुडिशरी हैंडल करेगी। सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कोई भी हो जाए तो वो जुडिशरी के पास जाएगी कि हम लोग के बीच में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। और मेनली अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर झगड़ा हो तो उसे कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच, अथॉरिटी के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो उसको हैंडल कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशरी का एक हिस्सा है। रूल ऑफ लॉ इज रिस्पेक्टेड इन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एवरी लॉ इज रिस्पेक्टेड इन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जितने जुडिशरी में जितने भी लॉ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको रिस्पेक्ट दी जाएगी। जुडिशरी पार्शलिटी नहीं कर सकती है, जुडिशरी फ्री होती है और उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंस के द्वारा, कि सेंट्रल और स्टेट पावर कुछ किसी भी तरह से जुडिशरी पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकती है। क्योंकि जुडिशरी का एक रोल होता है कि वो इम्पार्शियल रोल प्ले करे, किसी पार्शलिटी प्ले ना करे कि वो किसी गलत का साइड ले ले क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। आवर फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। What you know about financial autonomy? Financial means फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है? मेनली तो मैं अगर कोई मुझे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल, देन मेरे मन में पहला थॉट आता है कि मनी। तो फाइनेंशियल मीन्स मनी। इसमें बताया गया है कि फेडरलिज्म
प्रोवाइड करता है सारे रिसोर्सेज को, रिवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता है जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सबको। एवरी लेवल इज फ्री इन इट्स ओन वे टू इम्पोज टैक्सेस एंड राइज फंड्स थ्रू रिनोवेटिव इंटरप्राइजेस। सभी फ्री हैं, कोई भी टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए भी उन्हें देखना पड़ेगा कि वो सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सबके पास अगर पावर है तो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। इन दिस वे फेडरल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है, व्हाट इज द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। इसमें आपका फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म? हम लोग के पास दो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म में। फर्स्ट है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव कैसे? अगर मैं झारखंड में रहती हूँ तो मैं एक झारखंडी भी हूँ, और मैं इंडिया में भी रहती हूँ तो मैं एक इंडियन भी हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आप महाराष्ट्रियन हैं, और साथ साथ ही आप इंडियन भी हैं। इसलिए बोला गया है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों करा गया? यूनिटी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक टाइम ऐसा भी आया था कि हैदराबाद के जो उस टाइम जब हम लोग का पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम जो वहाँ के मेन राजा थे, उन्होंने एक टाइम पे आया था जब पार्टीशन हो रहा था, तो उसमें बोला गया था या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर आप इंडिया में ही रहिए, और या फिर आप किसी को ज्वाइन नहीं कीजिए और ख़ुद का एक प्रोविंस बना लीजिए। तो उसमें जो हैदराबाद के प्रोविंशियल जो मेन थे, उन्होंने कहा कि हम लोग को दूसरा नया, हम लोग को खुद का स्टेट बनाना है, कंट्री बनाना है, तो हम लोग को अलग कर दिया जाए। लेकिन अगर हैदराबाद को अगर इसका परमिशन मिल जाता, तो फिर सब बोलते कि नहीं, मुझे इंडिया के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है और मैं खुद का कंट्री चलाऊंगा। इसको नहीं करते हुए यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए समझौता किया गया कि नहीं, सब एक साथ ही रहेंगे और सबको ड्यूअल ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा कि वो अपने स्टेट को कैसे चला रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और इसके वजह से अगर अलग नहीं हुआ तो इंडिया में आप देखेंगे कि ढेर सारी डाइवर्सिटी है। महाराष्ट्र में अलग कल्चर है, वहाँ के लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सबका अलग अलग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू रीजन। सो ये है हमारा डुअल ऑब्जेक्टिव। इससे क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। तो फर्स्ट आपका हो गया टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड सेकेंड इज एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। So this is our financial autonomy. Fifth topic is distribution of power. Distribution of power. अब फेडरलिज्म में आपको बताया, मैंने पहले ही बताया कि देयर आर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्न द सेम सिटीजन। सेम सिटीज़न को गवर्न करने के लिए हम लोग ने बहुत सारे टायर बनाया कि किसी को भी दिक्कत ना हो। अच्छा, क्या ज़रूरत थी हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन का? क्या ज़रूरत था? क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो फिर हम लोग को लोकल गवर्नमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर लोकल एरिया में कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी केस होता है तो उसको सेंट्रल और स्टेट लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वो डिस्प्यूट्स को शांत करवाने के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। इसमें है कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स कि लेजिस्लेचर
sorry. It's central, state and local. इसके पास सबसे हाई पावर है, इसके पास उससे थोड़ा सा कम, और लोकल के पास लोकल केसेस को हैंडल करने के लिए पावर है, इसलिए इसको बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ फेडरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर। इसका मतलब कमिंग टुगेदर मीन्स क्या? 1 2 3 4 मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 4 कंट्री हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग ऐसे तो इतना एरिया कवर कर रहे हैं, बट अगर ये सब कमिंग टुगेदर अगर साथ में आ जाए तो ये एक बड़ा एरिया भी हो जाएगा। अब मिल के ये लोग एक फेडरलिज्म कंट्री भी बना लेंगे। मिलके ये लोग फेडरेशन कंट्री भी बना लेंगे, जिसका ये लोग नाम रखेंगे 1 2 3 and 4। ये सब इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। आइए इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म अ बिगर यूनिट। इन लोगों को जोर ज़बरदस्ती करके नहीं कि तुम्हें हम लोग के साथ मिल जाओ, ऐसा नहीं। ये चारों चाहते हैं कि हम लोग साथ में मिलके एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्री बनाएं, जिसका नाम हो 1 2 3 4। दिस इज फॉर एग्जाम्पल। एंड सेकेंड इज आवर होल्डिंग टुगेदर। Holding together means 1 2 3 4 there is a country 1 2 3 4, और इसको holding together पहले definition देख लेते हैं। A large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। ये हो गया इंडिया। तब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो इंडिया में पावर डिवाइड हो गई है, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसलिए अगर एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ही बड़ा, जिसको एक साथ कंट्रोल करना जिसको थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो अपनी पावर क्या कर देती है? डिस्ट्रीब्यूट। इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। मीन्स 1 2 3 and 4 2 3 and 4। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कौन है? इंडिया। एंड कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है यूएसए। यूएसए इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? आइए जानते हैं कि इंडिया को कौन कौन सी चीज़ें फेडरल कंट्री बनाती है। The Constitution originally provides for a 2-tier system of government, central government representing the Union of India and the state government। इसमें हम जानेंगे, इसमें हम लोग को बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड किया है 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मेनली रहता है, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट भी आया। कब आया? 1992 में। लेटर द 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विद इन 3 लिस्ट। अब हम लोग को बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया है। लेकिन इन लोग के बीच में भी, इन लोग के अंदर भी 3 लिस्ट आते हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो किसके रहेंगे? नेशनल इंपॉर्टेंस के। जैसे हो गया आर्मी। आर्मी इज इन यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। तो स्टेट लिस्ट में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पुलिस का,
concurrent list. It includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade, marriage, adoption and succession. अब concurrent list उसको बोलते हैं जिसमें common interest की बात की जाती है, जैसे कि एजुकेशन की बात हो गई, फॉरेस्ट की बात हो गई, किसी का मैरिज एंड डिवोर्स की बात हो गई, कोई बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है उसकी बात हो गई. तो ये सब लिस्ट, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं, कंकरेंट लिस्ट के अंदर. और एक हम लोग का एक और है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स. दो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट ऑफ एनी अदर मैटर दैट राइजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम. अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों में मेंशन नहीं किए गए. कौन से तीनों, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. फिर कौन से सब्जेक्ट में आ जाएंगे, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में. तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 97. 97 पहले थे, अब 99 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं 2021 के थ्रू. और स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 66 सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन अब कितने हो गए हैं, 61. आपका बुक में जो होगा वही आप मेंशन कीजिएगा फॉर अ करंट नॉलेज. कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 47 थे, बट अब 52 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं. ये था हम लोग का यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. इसमें इसलिए अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, देन आपको इतना सब लिखना पड़ेगा कि इंडिया में 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट था. फिर उसके बाद लेटर 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट आया, पंचायती राज, जो कि 1992 में आया. द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड पावर बिटवीन, पावर को डिवाइड किया गया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. उसके अंदर भी 3 लिस्ट आते हैं जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. और उसके बाद भी एक चौथा भी एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, जो कि ये तीनों में अगर कोई भी सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन. फीचर्स क्या है इंडियन फेडरेशन के, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स. सभी के पास एक जैसे पावर नहीं है. अब स्टेट सब अलग अलग हैं, सबके एरिया अलग अलग हैं, सबके रीजन अलग अलग हैं, सबके लैंग्वेज अलग अलग हैं, तो सबके पावर एक जैसे कैसे हो सकते हैं. इसलिए ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स. द पार्लियामेंट cannot on its own change power sharing. These changes need to approval of both the houses parliament with at least 2/3 majority. अब इसमें बताया गया है कि अगर सेंट्रल चाहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना चाहिए, तो वो अकेले खुद चेंजेस नहीं ला सकती है. उसको स्टेट गवर्नमेंट का भी सुनना पड़ेगा, मीन्स उससे भी सलाह लेनी पड़ेगी. तो और उसमें भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए उस को चेंज करने के लिए. द जुडिशरी ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस एंड प्रोसीड्योर्स. अब कोई भी ये लोग अगर चेंजेस चाह रहे हैं तो वो सही है या गलत, वो जुडिशरी ओवरसी करेगी. वो जुडिशरी दिखेगी कि एक्चुअली में ये सही कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाने से पूरे इंडिया में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं. हम लोग पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. Federalism is practiced by so many ways. There are linguistic state. Linguistic state means linguistic state उस तरह से divide होता है जैसे कि on the basis of language and culture. आप जानते हैं इंडिया have a diversity of language and culture. तो 1947 में जब हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ, जब इंडिपेंडेंस डे था 1947 में, the boundaries of several old state of India were changes in order to create new states on the basis of languages, on the basis of culture. This is linguistic state, language policy. अब हम लोग को पता है लैंग्वेज पॉलिसी, तो सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम 40% लोग हिंदी बोलते थे. क्या बोलते थे? 40% लोग हिंदी. तो ऐसा बोला जाने लगा कि हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए हिंदी को. लेकिन
इंडिया इतना वास्ट कंट्री है कि इसमें एक अगर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हिंदी को बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है जो भी साउथ के लोग थे, मतलब केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के जितने भी लोग थे, उन लोग को हिंदी उतने अच्छे से बोलने आता नहीं था। तो इसलिए बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हिंदी को ना बना के 21 अदर लैंग्वेजेस को बनाया गया, रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल्ड लैंग्वेज। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, सबके पास अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसी का भी लैंग्वेज फोर्सली इम्पोज नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश यूज़ किया जाने लगा ऑफिशियल पर्पसेस की वजह के जगह पे, जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है तो उसमें इंग्लिश, हिंदी और जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उन लोग का भी यूज़ होने लगा, क्योंकि अगर हिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश सबको आना ही चाहिए। मतलब ऐसा हो गया कि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं तो उसको मतलब जैसे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करने लगे। अब हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथ फेडरलिज्म इन इंडिया। अब शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी में पावर को डिवाइड किया गया। आफ्टर 1990s many regional political parties rise in many states of country which started an era of coalition government। coalition government किसको बोलते हैं कि जब अगर एक कोटा फिक्स कर दिया गया है, जैसे 20 फिक्स कर दिया गया, अब A, B, C, D, E, F सब खड़े हैं इलेक्शन में। अब इनका वोट आया है 10, इनका वोट आया है 5, इनका वोट आया है 2, इनका वोट आया है 3। तो अब किसी के सॉरी इनका भी लिख ही देते हैं, इनका है 7 एंड इनका आया है 8। किसी का भी 20, ये किसी का भी 20 नहीं आया है, तो किसी के पास भी एबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। तो अब A, B, C, D सब चारों मिलते हैं, वो बोलेंगे कि आजा भाई हम लोग सब साथ में मिलते हैं और एक अपना गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इन लोग चारों को मिला के हो जाता है 20, तो इन लोग का एक गवर्नमेंट बन जाता है जिसका नाम रहता है ABCD। इट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1990 से। और ख़त्म कब हुआ? 2014 में, जब नरेंद्र मोदी का जब आया, उनका ही गवर्नमेंट ऐसा था जो विदाउट कोलिशन गवर्नमेंट बना। at the coalition government at the center, which make it difficult for the central government to dismiss state government in non-democratic manner। इसमें सेंट्रल और स्टेट को साथ में रहने का एक जरिया मिल गया, और जिसमें एक नॉन डेमोक्रेटिक मैनर की वजह से एक दूसरे को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इंडिया के जितने भी पावर थे, जितने भी पावर्स को और डिवाइड कर देना। अब आइए जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। रेगुलर इलेक्शन वेयर नॉट हेल्ड, रेगुलर इलेक्शन नहीं हेल्ड होता था वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन से पहले। और द लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनी रिसोर्सेज और पावर ऑफ देयर ओन, उन लोग के पास कोई अपना पावर नहीं था। उन लोग को हर चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस था। आफ्टर 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अमेंड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। द स्टेप्स टेकन आर मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब आप देखते होंगे, मतलब ये तो 1992 से ही हो रहा है, लेकिन अब आप देखते होंगे कि विद इन 5 years इलेक्शन हेल्ड होता है हर जगह, लोकल बॉडीज हो गया, स्टेट हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया। तो इसलिए 1992 के बाद, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। सीट्स रिजर्व किया गया
SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 पोजीशन रिजर्व किया गया विमेन के लिए भी। आपको जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ उतना याद रखना होगा, क्योंकि दिस इज द की वर्ड्स फॉर योर आंसर। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state. अब सारे स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि इलेक्शन होल्ड करता है, वो रखा गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर शेयर करना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को देना पड़ा, जिससे वो अपना डिस्प्यूट और कोई भी केस खुद हैंडल कर सके, और अगर उनके अंडर में वो चीज़ ना रहे उसके बाद फिर वो स्टेट लेवल पे जा सकते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट, पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। ग्राम पंचायत, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ग्राम पंचायत आप जानते ही होंगे, इसमें पूरे विलेज का कोई भी डिसीजन हो तो वो ग्राम पंचायत में लिया जाता है। पंचायत समिति, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और अ मंडल। पंचायत समिति बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति बनाया जाता है। जिला परिषद, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद। अब जितने भी पंचायत समितिज हैं वो सब मिलके एक जिला परिषद को अपॉइंट करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट को चलाती है और चलाती है। यही था हम लोग का टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। In larger urban areas there are corporation and in smaller urban areas there are municipal corporation. लार्ज एरिया में कॉरपोरेशन रहते हैं और जहाँ पे छोटा अर्बन एरियाज है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहते हैं कोई भी डिस्प्यूट को देखने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज अ वन शॉट वीडियो in which we all study about so many topics about federalism. What is federalism? Features of federalism. What makes India a federal country? इसमें हम लोगों ने पढ़ा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बारे में, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और लास्ट टॉपिक हम लोग का था डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसके अंदर पढ़े हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सो दिस इज द होल चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe my channel if you are new in my channel. Bye bye. Take care all. I hope you all are doing well.